क्या हाल चाल है? आई होप तो तुम लोग सब बहुत ठीक होगे, बढ़िया होगे। ठीक है, तो आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, तुम लोग देख रहे हो आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, नया टॉपिक क्या? आज हम लोग बायोलॉजी का टॉपिक पढ़ने वाले हैं। और ये जो टॉपिक होने वाला है, ये टॉपिक बेसिकली किस चीज के लिए बच्चा? ये टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे सीयूएलटी, एयूएटी, पब्लिक बोलो, फिर कोई भी गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम बोलो, जनपास बोलो, एनएमजीएनएम बोलो, कोई भी एग्जाम। ठीक है, ये बेसिक बायोलॉजी हम लोग पढ़ने वाले हैं और ये सारे एग्जाम में ही काम आएगा। ठीक है, ऐसे नहीं कि मैम ये जो है बायो का ही है तो नहीं पढ़ेंगे, नहीं भैया, ये सीयूएलटी वाले भी पढ़ ले क्योंकि ये काम आ सकता है। तुम लोग देख रहे हो यहाँ पे कितना टाइप्स ऑफ, देखो कितना अलग अलग तरह का हम यहाँ पे डायग्राम वगैरह है, नोट्स है आपके लिए ऐड करके रखा है जो कि हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज जो हम लोग प्रोबेबली स्टार्ट करने वाले हैं बच्चा, वो आज एक हम लोग का नया टॉपिक होने वाला है। ठीक है, जो कि हम लोग आज स्टार्ट करेंगे यहाँ से। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे माइक्रोबायोलॉजी एंड हेल्थ नोट्स। ये जो टॉपिक है ना, ये बेसिकली तुम्हारे कौन कौन से एग्जाम पे इंपॉर्टेंट है वो भी मैं बता देती हूँ। ये तुम्हारा ज्यादातर किस किस एग्जाम में काम आएगा, ये तुमको ज्यादातर CULET वाला जो एग्जाम है उसमें काम आएगा बच्चा। ठीक है, उसके बाद तुम्हारे एनएमजीएनएम का जो है उसमें भी काम आएगा। उसके बाद अगर तुम कोई भी नर्सिंग का एग्जाम दे रहे हो, कोई भी नर्सिंग का एग्जाम दे रहे हो, उसमें भी ये काम आएगा। ठीक है, तो ये तीनों के लिए इसलिए आज मैं ये टॉपिक स्टार्ट करवा रही हूँ। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग को क्या है, हेडिंग है हमारा माइक्रोबायोलॉजी एंड हेल्थ नोट्स। माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है सबसे पहले बताओ? माइक्रोबायोलॉजी क्या है? ये एक फील्ड ऑफ साइंस है। ठीक है, जैसे कि बायो की अगर मैं बात करूं, अगर मैं बायोलॉजी की बात करूं, तो बायोलॉजी में 3 फील्ड होता है बच्चा। एक जो बायोलॉजी है जो कि क्या है, लाइफ साइंस है। किसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं? लाइफ साइंस है। बेसिकली बायोलॉजी में किसके बारे में बात कर रहे हैं बच्चा हम लोग? लाइफ साइंस, जिंदगी के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं हम लोग? जिंदगी के बारे में। ठीक है, जिंदगी के बारे में बात हो रहा है। तो ये जो बायोलॉजी है 3 पार्ट में डिवाइडेड है। क्या है वो 3 पार्ट? सबसे पहले होता है आपका बॉटनी, देन आता है आपका जूलॉजी, और उसके बाद आता है आपका माइक्रोबायोलॉजी। बॉटनी में किसके बारे में बात करते हैं हम लोग? प्लांट्स के बारे में, क्योंकि प्लांट्स भी एक लिविंग थिंग है। ठीक है, तो हम लोग बॉटनी में किसके बारे में बात करते हैं? प्लांट्स के बारे में बात करते हैं। अगर मैं बात करूं जूलॉजी की, तो जूलॉजी में हम लोग किसके बारे में बात करते हैं? जितने भी टाइप ऑफ एनिमल्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। और अगर मैं बात करूं माइक्रोबायोलॉजी की, तो हम लोग किसके बारे में बात करते हैं? यहाँ हम लोग बात करते हैं बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। किसके बारे में? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। मतलब वो जो तुमको नेकेड आई से नहीं दिखेगा, मतलब बहुत छोटा होगा। ठीक है, जैसे तुम्हारा सेल्स है उसकी तरह। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल मैं दूं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की अगर मैं एग्जांपल दूं, तो मान लो तुम्हारा बैक्टीरिया हो गया। ठीक है, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया। ठीक है, ये सब किसके अंदर आता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर आता है। मतलब जो तुमको नेकेड आई में नहीं दिखेगा उसको क्या बोलोगे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो हम लोग माइक्रोबायोलॉजी में उसी के बारे में बात करेंगे। पहला टॉपिक ही हमारा क्या? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ये तुमको नेकेड आई से विजिबल नहीं होता है, नेकेड आई से नहीं तुमको दिखेगा, नेकेड आई से विजिबल नहीं होता है। ये कैसे देखोगे? माइक्रोस्कोप के अंदर तुम इसको करके देख सकते हो। और माइक्रोबायोलॉजी एक फील्ड भी होता है। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी एक फील्ड भी है। अगर किसी को इंटरेस्ट है वो उसमें भी पढ़ सकता है, जा सकता है। यहाँ पे तुम क्या करोगे? माइक्रोऑर्गेनिज्म को लेकर तुम्हारा रिसर्च होगा। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइक बैक्टीरिया को लेकर, वायरस को लेकर तुम रिसर्च कर सकते हो, वैक्सीन का तुम रिसर्च कर सकते हो। ये सब माइक्रोबायोलॉजी वाले फील्ड के अंदर में ही आता है। ओके, सो आज हम माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या है ये पढ़ते हैं। माइक्रोऑर्गेनिज्म यानी कि माइक्रोब्स आर द ऑर्गेनिजम्स दैट आर टू स्मॉल टू बी सीन विद द नेकेड आई, जो कि मैंने बोला। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर क्या क्या आता है? बैक्टीरिया आता है, वायरस आता है, और कुछ कुछ फंजाइज भी आता है। ठीक है, बैक्टीरिया आता है, वायरस आता है, और कुछ कुछ फंजाइज भी आता है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने उसके टाइप्स लिखे हैं, स्ट्रक्चर मैंने लिखा है, रिप्रोडक्शन मैंने लिखा है, एंड उसका एग्जाम्पल लिखा है। सबसे पहला टाइप यहाँ पे हमारा क्या है? सबसे पहला टाइप है बच्चा हमारे यहाँ पे बैक्टीरिया। पहला टाइप क्या है हमारा? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर होता है बच्चा वो होता है प्रोकैरियोटिक, मतलब इनके पास प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता है। हम लोग जब लिविंग वर्ड पढ़ते हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ते हैं? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यूकैरियोटिक कौन है? हम लोग हैं। मतलब हमारे पास एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है, बहुत सारा सेल ऑर्गेनेल्स है। ठीक है, प्रोकैरियोट्स के पास क्या होता है? नो न्यूक्लियस होता है। ठीक है, इनके पास कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता है। बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स, एंड इनके पास सेल वॉल होता है। इनके पास क्या होता है? सेल वॉल होता है। सेल मेम्ब्रेन यहाँ पे नहीं है, सेल वॉल होता है। ठीक है, इनका रिप्रोडक्शन कैसे करता है? बैक्टीरिया जो है ये एक तरह का लिविंग थिंग है। बैक्टीरिया क्या एक लिविंग थिंग है, और हमें पता है कि लिविंग थिंग क्या करता है? रिप्रोड्यूस करता है। तो बैक्टीरिया कैसे रिप्रोड्यूस कर रहा है मैम? बैक्टीरिया कैसे रिप्रोड्यूस करता है? बाइनरी फिजन। बैक्टीरिया का जो रिप्रोडक्शन होता है वो होता है बच्चा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बाइनरी फिजन। मतलब बाइनरी फिजन का, जैसे कि मान लो ये एक बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये एक सिंपल बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है। ये बैक्टीरिया का तुम मान लो जेनेटिक मटेरियल है। ये हो गया बैक्टीरिया का सेल वॉल। ठीक है, ये हो गया बैक्टीरिया का जेनेटिक
मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल यानी कि आइदर इट कैन बी डीएनए और आरएनए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, उसका जेनेटिक मटेरियल हो गया। अब ये क्या करेगा, ये बैक्टीरिया डिवाइड कैसे करेगा, ये एक प्रॉपर एक सिंगल बैक्टीरिया, ये क्या करेगा, खुद को ऐसे करके बढ़ा लेगा, खुद को क्या कर लेगा, इनलार्ज कर लेगा, और अपना जो ये जेनेटिक मटेरियल है इसको भी ऐसे करके इनलार्ज कर लेगा। देखा, ये इनलार्ज हो गया, ठीक है। इनलार्ज होने के बाद ये क्या होगा, उसके बाद ये खुद को दो पार्ट में डिवाइड कर लेगा। ये जो था ये बीच से डिवाइड होगा, आधा न्यूक्लियस इधर मतलब आधा जेनेटिक मटेरियल इधर आ जाएगा, आधा जेनेटिक मटेरियल इधर आ जाएगा। तो देखो एक से हमें दो मिल गया, तो इसको भी बोलते हैं बाइनरी फिजन, बीच से डिवाइड हो जाना, ठीक है। और ये एक तरह का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बच्चा। कैसा रिप्रोडक्शन होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसका एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं, ट्यूबरक्लोसिस और टाइफाइड। ट्यूबरक्लोसिस और टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस एक बीमारी है जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोई जो बैक्टीरिया है उसकी वजह से होता है, और तुम्हारा टाइफाइड, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, सेकंड आ जाओ वायरस की तरफ। अच्छा, ये ना मैंने एग्जांपल डिजीज का दिया है, बैक्टीरिया का एग्जांपल नहीं दिया, डिजीज का एग्जांपल दिया। बैक्टीरिया का अगर एग्जांपल बोलूंगी, अगर मैं बैक्टीरिया का एग्जांपल बोलूंगी तो तुम माइको बैक्टीरियम, एक सेकेंड, माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बोल सकते हो, ठीक है, एक एग्जांपल होगी। और भी बहुत सारे एग्जांपल होता है, ई कोलाई होता है, बहुत सारा टाइप ऑफ बैक्टीरिया होता है। सेकंड आ जाओ वायरस की तरफ। वायरस की बात करूं तो वायरस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, दीज आर नॉन सेलुलर, मतलब कोई सेल वेल नहीं है इनका, ठीक है। इनके पास जेनेटिक मटेरियल होता है बच्चा, या तो डीएनए हो सकता है या तो आरएनए हो सकता है, ठीक है। इनके पास एक इनकैप्ड इन प्रोटीन कोड ना। अब इनका स्ट्रक्चर कैसा है मैम, तो अगर मैं वायरस का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, अगर मैं वायरस का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो कुछ इस तरीके का उनका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर होता है। ये होता है उनका प्रोटीन कोट, ये क्या होता है, प्रोटीन कोट होता है। और ये होता है उनका जेनेटिक मटेरियल, ये क्या है बच्चा उनका, ये है उनका जेनेटिक मटेरियल। मतलब ये जो बाहर में इनका कोई भी सेल वेल नहीं है, ठीक है। इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है यानी कि तुम्हारा डीएनए आरएनए, ये एक प्रोटीन कोट के अंदर में इनकैप्स होता है, मतलब उसके अंदर में घुसा होता है। ये देखो, ये बाहर एक प्रोटीन कोट का लेयर है, अंदर में तुम्हारा जेनेटिक मटेरियल है। ये है एक सिंपल वायरस का स्ट्रक्चर, इनके पास कोई सेल वेल नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट इनका रिप्रोडक्शन। अब वायरस कैसे रिप्रोड्यूस करता है, वायरस क्या करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं होस्ट सेल्स टू रिप्लिकेट। आपने सुना होगा हमारा कोविड, जब हमारा कोविड हुआ तो उसके बारे में हमें वायरस को लेकर बहुत ज्यादा जानकारी क्लियर हुई थी कि वायरस में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। वायरस में क्या होता था, जब कोविड हुआ था तो क्या हुआ था, हमें इन्फेक्ट करता था कोविड, अंदर जाता था सांस के थ्रू या किसी के भी थ्रू अंदर, या कोई इन्फेक्टेड पर्सन को तुमने छू लिया उसके थ्रू हमारे अंदर गया हो, ठीक है, ऐसा कोई चीज तुमने यूज किया वो अंदर जा रहा है हमारे पास। उसके बाद वो क्या करेगा, हमारे अंदर का जितना भी सिस्टम है सबको बिगाड़ देगा, है ना, हमारे अंदर का सिस्टम बिगाड़ दिया। तो ये कैसे बिगाड़ रहा है, ये बेसिकली क्या कर रहा है, इन्फेक्ट कर रहा है होस्ट सेल को। मतलब हम लोग होस्ट है, ठीक है, हम लोग क्या है, हम लोग होस्ट है। बाहर से कोई वायरस आएगा मेरे ऊपर अटैक करेगा, और जो मेरा सेल, हमारा जो सेल होता है वो क्या होता है, डिवाइड होता है ना। एक इंसान का सेल क्या होता है, डिवाइड होता है। तो मैं उसके लिए होस्ट हूँ, मेरा सेल क्या होगा, डिवाइड होगा। जब मेरा सेल डिवाइड होगा बच्चा, तब जो ये तुम्हारा वायरस है ये भी साथ में मतलब मेरे सेल का हेल्प लेकर के डिवाइड करेगा। और अगर मेरे पास मान लो एक वायरस हमको इन्फेक्ट किया था, तो जब मेरा सेल डिवाइड होकर के 4 बनेगा तो वो वायरस भी 1 से 4 बन जाएगा। तो वो देखो मेरा सेल का मशीनरी को यूज करके खुद डिवाइड या फिर रेप्लिकेट कर रहा होता है, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन इसका कैसे होता है, ये इन्फेक्ट करता है होस्ट सेल को टू रेप्लिकेट, टू डिवाइड, ओके ना। इसका एग्जांपल डिजीज की बात करूं, कौन कौन सा डिजीज हो सकता है वायरस के थ्रू, फ्लू हो सकता है, एड्स हो सकता है, कोविड-19 सबसे कॉमन है, ठीक है बच्चा। नेक्स्ट आ जाओ, तीसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म की तरफ आ जाओ, जो कि हमारा फंजाई। तीसरा क्या है बच्चा, फंजाई। फंजाई की बात करूं तो फंजाई कैसे होते हैं, दीज आर यूकैरियोटिक्स, इनके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट है, दे हैव सेल वॉल्स, इनके पास क्या होता है, सेल वॉल्स होता है, ठीक है। अब अगर मैं इसके रिप्रोडक्शन की बात करूं तो ये जो होता है, ये तुम्हारा जो रिप्रोडक्शन करते हैं ये स्पोर्स फॉर्म करके रिप्रोडक्शन करते हैं। मतलब मान लो ये कोई फंजाई का बॉडी है, ठीक है, इसमें से स्पोर्स फॉर्म होगा और फिर इस स्पोर से एक नया फंजाई बन जाएगा, ठीक है। या फिर ये बडिंग करेंगे, जैसे कि मान लो ये कोई फंजाई का बॉडी है, यहाँ से एक छोटा सा बड निकलेगा और फिर यहाँ से एक नया फंजाई निकल जाएगा, ठीक है। या फिर ये फ्रैगमेंटेशन, जैसे कि मान लो ये कोई फंजाई है, एग्जाम्पल पे लो, ये कोई फंजाई है, ठीक है, और ये फंजाई से बीच बीच से करके फ्रैगमेंट में डिवाइड होगा और ये हर एक फ्रैगमेंट से नया फंजाई तुमको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस 3 तरीके से ये क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं बच्चों। अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं कि फंजाई से कौन सा डिजीज हमें होता है, फंजाई से हमें कौन सा डिजीज होता है, तो फंजाई से हमें रिंगवॉर्म हो सकता है, रिंगवॉर्म वाला डिजीज, या फिर एथलीट फूट। देखोगे कि जब हम लोग मोजा पहनते हैं, ठीक है, बहुत दिन से तुम उस मोजा को धोए नहीं हो, ठीक है, उसको पहनने जा रहे हो, देखना पैर में कैसा अजीब सा मतलब ये अजीब सा स्ट्रक्चर चला आता है, ठीक है, वही स्ट्रक्चर हम लोग बोलते हैं एथलीट फूट डिजीज, ठीक है। अब आ जाओ,
ये तो मैंने बताया कि बैक्टीरिया, वायरस और जो तुम्हारा फंजाई था ये क्या कर रहा है, हार्मफुल दे रहा है, क्योंकि तुमने यहाँ पे क्या देखा कि इससे डिजीज कॉज हो रहा है मैम, ठीक है। लेकिन ये जो बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई होता है ना, ये लोग हार्मफुल के साथ साथ कभी कभी यूजफुल भी होते हैं, ठीक है। हमारे अंदर में भी क्या है, बहुत सारा बैक्टीरिया है, ठीक है। हमारे बॉडी के अंदर में एक प्रोबायोट्स बैक्टीरिया जो कि क्या करता है, हम जो खाना खाते हैं उसको इजिली डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। जैसे कि अगर हम बात करें दही की, दूध से दही बनाने के लिए बैक्टीरिया चाहिए होता है। कौन सा बैक्टीरिया लगता है, लैक्टोबैसिलस। दूध से अगर तुमको मिल्क से कर्ड बनाना है तो तुमको एक बैक्टीरिया का जरूरत पड़ेगा, उस बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस। ये बैक्टीरिया क्या करता है, दूध से दही बनाता है। ये बैक्टीरिया नहीं होगा, नहीं जमेगा, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि बैक्टीरिया में भी बोलो जो हमारे लिए क्या है, यूजफुल है। इवन फंजाई भी बहुत सारे हैं जो हमारे लिए यूजफुल है, ठीक है। वायरस भी यूजफुल है। कैसे यूजफुल है, वायरस से हम लोग वैक्सीन बनाते हैं। कैसे वैक्सीन बनाते हैं हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। यहाँ तक आई होप सो कि सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब आ जाओ नीचे, देखो मैंने क्या बोला था कि बैक्टीरिया दो तरीके का होता है, यूजफुल भी होता है बच्चा। बैक्टीरिया कैन बी यूजफुल एंड लाइक माइक्रोऑर्गेनिज्म कैन बी यूजफुल एंड हार्मफुल, ठीक है। यूजफुल में बोलो तो सबसे पहले बैक्टीरिया यूज टू मेक योगर्ट, चीज, ठीक है। कौन बना रहा है, लैक्टोबैसिलस, ठीक है। ईस्ट की बात करूं तो एक फंगस होता है यूज्ड इन ब्रेड मेकिंग एंड फर्मेंटेशन। ईस्ट को हम लोग यूज करते हैं, फंगस को, ईस्ट को। ईस्ट क्या है, एक तरह का फंगस है, एक फंजाई, जिसको हम लोग यूज करते हैं ब्रेड बनाने में। ब्रेड का जो फ्लफीनेस आ रहा है, ब्रेड जो खा रहे हो जो फ्लफी हो रहा है, या फिर केक जो खा रहे हो उसको फ्लफी करते हो, पिज्जा जो खा रहे हो, पिज्जा का जो डो है वो सब में तुमको ईस्ट देना पड़ता है। इवन एक और फंजाई है जो बहुत यूजफुल है, एक और फंजाई है जो कि बहुत यूजफुल है एज अ मेडिकल टर्म। वो कौन है, किसी को पता है, वो कौन होता है, पेनिसिलिन। ये क्या है बच्चा, ये एक एंटीबायोटिक भी है। फर्स्ट एंटीबायोटिक जो है हमारा वो फंजाई से बना था, पेनिसिलिन से। पेनिसिलिन नोटाटम था एक, ठीक है, एक फंजाई था जिससे हमें पहला एंटीबायोटिक मिला था, ठीक है। एनिमल सॉइल बैक्टीरिया फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। कुछ कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं जो सॉइल के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया जो है ना उनको बहुत मिलेगा। अगर तुम एक मुट्ठी सॉइल उठाओगे तुमको उसके अंदर मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया मिलेगा। मतलब सोचो एक मुट्ठी सॉइल के अंदर मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। तो वो जो बैक्टीरिया होते हैं ना सॉइल में, कुछ कुछ यूजफुल बैक्टीरिया होते हैं, क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन। एटमोस्फेयर में जो नाइट्रोजन है, ठीक है, जो घूम रहा है नाइट्रोजन, उसको प्लांट जो है वो डायरेक्टली अब्सॉर्ब नहीं कर सकता है, ठीक है। उसको कन्वर्ट होना होगा, तो एटमोस्फेयर से कन्वर्ट कौन करेगा, उसको बैक्टीरिया करेगा जो कि सॉइल में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ हार्मफुल बैक्टीरिया। यूजफुल तो हमने देख लिया, अब हार्मफुल देखते हैं। पैथोजेंस दैट कॉज डिजीजेस। हार्मफुल किसको बोलते हैं, पैथोजेन जो कि डिजीज कॉज करता है। वो पैथोजेंस के अंदर में तुम्हारा कौन आ जाएगा, वायरस आ सकता है, बैक्टीरिया आ सकता है, फंजाई आ सकता है, जो कि डिजीज करे, ठीक है, जो तुमको कोई बीमारी दे दे, वो हार्मफुल होता है। तो हम लोग नीचे देखेंगे क्या क्या डिजीज है। एंड माइक्रोब्स दैट कॉज फूड स्पॉइलेज। और बहुत सारा माइक्रोब्स होता है जो फूड स्पॉइलेज कर देता है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल बताऊं, अभी गर्मी का टाइम आ रहा है, ठीक है, खाना कोई है, ठीक है, उसको बाहर निकाल के रख दोगे, फ्रिज में मत रखो, ऐसे ही छोड़ दो, देखोगे उसको खराब हो जाता है वो खाना। या फिर ब्रेड, सबसे अच्छा एग्जांपल ब्रेड को छोड़ दो हवा में, ठीक है, बिना ढके, 5-6-7 दिन के लिए उसको छोड़ दो, तुम जाके देखो उस ऊपर व्हाइट व्हाइट कलर का ईस्ट पड़ जाता है, ठीक है, उसके ऊपर फंजाई बैठ जाता है, फंगस लग जाता है उस ब्रेड के ऊपर, तो क्या हुआ, खाना स्पॉइल हुआ। तो ये माइक्रोब्स ही था ना, वो माइक्रोब्स था जो कि खाने को क्या किया, स्पॉइल कर दिया। हम लोग जब खाने को पका करके छोड़ देते हैं, बाहर फ्रिज में नहीं रखते हैं, दोबारा गर्म नहीं करते हैं, हम लोग क्या देखते हैं कि वो जो खाना है वो उसमें खट्टा खट्टा कुछ फ्लेवर आता है, खट्टा खट्टा सा टेस्ट आता है, स्मेल अजीब सा आता है, वो किसकी वजह से, माइक्रोब्स की वजह से, ठीक है। तो ये हार्मफुल इफेक्ट भी है। अब हमें जानना है डिजीज के बारे में। अब हमें किसके बारे में जानना है, डिजीज के बारे में। डिजीजेस क्या है बच्चा, डिजीजेस क्या है बच्चा, हमें जो बीमारी हो रही है, ठीक है, उसी को हम लोग बोलेंगे डिजीजेस। ये किसके थ्रू होती है, अच्छा, डिजीजेस जो है उसको दो पार्ट में हमने डिवाइड किया हुआ है। एक होता है कम्युनिकेबल डिजीज, एक होता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। मतलब कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब क्या होता है, कम्युनिकेबल डिजीज आर द इन्फेक्शियस डिजीज। मतलब ये कैसे डिजीज हुआ ना, कम्युनिकेबल डिजीज जो है वो इन्फेक्शन कॉज करता है। कैसे इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, डिजीज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। कम्युनिकेट का मतलब क्या होता है, मैं और तुम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कम्युनिकेट कर रहे हैं, है ना। तो ये कम्युनिकेबल डिजीज जो है ये भी क्या करेगा, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रैवल करेगा। जैसे कि मान लो यहाँ पे कॉमन कोल्ड, अगर तुमको कोल्ड हुआ है, ठीक है, तुमको सर्दी खांसी हुई है, तुम खांसे जा रहे हो किसी के सामने, छींके जा रहे हो किसी के सामने, कुछ दिन बाद देखोगे उसको भी सर्दी खांसी हो जाती है। तो ये क्या है, जैसे कम्युनिकेबल डिजीज है। इन्फ्लुएंजा, ठीक है,
मीजल्स, ट्यूबरक्लोसिस, ये सब क्या है, एक तरह का कम्युनिकेबल डिजीज है, ठीक है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को हो सकता है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो होता है ये नॉन इन्फेक्शियस होता है, मतलब इन्फेक्शन कॉज नहीं करेगा। क्या करेगा, इन्फेक्शन कॉज नहीं करेगा। डिजीज दैट कैन नॉट बी पास फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ठीक है, ऐसा डिजीज जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में पास नहीं हो सकता है। क्या एग्जांपल, जैसे डायबिटीज, बहुत लोग बोलते हैं मेरे दादा को डायबिटीज था इसलिए हमको भी डायबिटीज हो गया। नहीं, ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। ऐसा नहीं कि तुम्हारे खानदान में किसी को डायबिटीज है तो तुम्हें भी हो जाएगा, नहीं भैया, ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होता है। कैंसर, बहुत लोग का ये भी मानना है मेरे फैमिली में किसी को कैंसर है अब तो हमको भी होगा, जा ब्लड लाइन में चल रहा है। नहीं भाई, ये भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। अगर किसी को कैंसर है तुम उसके साथ जाके बैठे हो, मान लो किसी को कैंसर है, ठीक है, तुम उसके साथ जाके बैठे हो, तुम उसका सेवा कर रहे हो, तुम कुछ भी कर रहे हो, तुमको लगेगा तुमको भी कैंसर हो जाएगा। नहीं, किसी को डायबिटीज है तुम्हारी फैमिली में, तुम उनके साथ खाते हो पीते हो, एक ही प्लेट शेयर कर रहे हो, ठीक है, मान लो एक ही ग्लास शेयर कर रहे हो, नहीं तुमको भी बीमारी हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। हाइपरटेंशन, जिसको हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं, ये हर एक इंसान में आजकल कॉमन है, स्पेशली वो बच्चे जो एग्जाम देने जा रहे हैं। आजकल तो बच्चों में ये ज्यादा देखना जा रहा है। हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है, टेंशन लेने लगते हैं बहुत ज्यादा, क्या होगा, कैसे पढ़ेंगे, सिलेबस कंप्लीट नहीं है, एग्जाम क्लोज आ रहा है, ठीक है, तो बहुत ज्यादा टेंशन होने लगता है। अच्छा, ये जो है ना थोड़ा बहुत ये टॉपिक, ये तुम्हारे बोर्ड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो एक बार देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ डिफिशियंसी डिजीजेस, मतलब मान लो तुमको प्रोटीन तुम्हारे बॉडी में कम हो गया। डिफिशियंसी क्या होता है, हमारे बॉडी में किसी चीज का कमी हो जाना, जैसे कि मान लो तुम्हारे अंदर खून का कमी हो गया, ठीक है, तुम्हारे अंदर प्रोटीन का कमी हो गया, कोई विटामिन का कमी है, आयरन का कमी है, ये सब जो है जिस पर्सन को है उसी को रहेगा, उसके पास वाले को ये ट्रांसफर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये तो हो गया तुम्हारा डिजीज के बारे में। एक कम्युनिकेबल डिजीज होता है, एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होता है, ये तुमने जान लिया, ठीक है। बेसिक हमें पढ़ा रही हो, डिटेल नहीं जानना है हमें, क्योंकि डिटेल में नहीं सवाल आता है। अब आ जाओ वैक्सीन की तरफ, अब आ जाओ वैक्सीन की तरफ ना। व्हाट आर वैक्सीन? अभी जो कोविड हुआ था, वैक्सीन बहुत ज्यादा चर्चे में था। हर किसने लिया होगा वैक्सीन? सबने लिया था, सरकार ने कर दिया था मैंडेटरी कि वैक्सीन लेना होगा। ट्रैवल करने जाइए, बाहर निकलिए, ट्रेन में, प्लेन में, कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं, एक सर्टिफिकेट दिखाइए कि आपने वैक्सीन लिया है। नहीं, एग्जाम देने जा रहे हो तो भी दिखाओ कि तुम्हारे पास वैक्सीन है कि नहीं। तो क्या है ये वैक्सीन बच्चों? वैक्सीन आखिर क्या है? वैक्सीन के बारे में अगर मैं बोलूं, अ प्रिपरेशन ऑफ डेड, वीकेंड और फ्रैगमेंट्स ऑफ पैथोजेंस। वैक्सीन क्या होता है? एक तरह का मेडिसिन है, ठीक है। वैक्सीन को एक तरह का मेडिसिन बोलते हैं। किस तरह का मेडिसिन हो गया? अगर मैं वैक्सीन का तुमको सिंपल सा छोटा सा स्टोरी सुनाऊं, तो वैक्सीन में क्या होता है, हम लोग वैक्सीन लेते हैं, इंजेक्शन पड़ता है हमें लगता है हम लोग ठीक हो गए। नहीं, वैक्सीन क्या है? वैक्सीन जो होता है ये कोई तरह का दवाई या फिर कोई तरह का, जैसे हम लोग एंटीबायोटिक खाते हैं, ठीक है, हम लोग को फीवर है तो हम लोग क्या करते हैं, एंटीबायोटिक खाते हैं, हम लोग हाँ हम लोग ठीक हो गए। या हम लोग को सर दर्द है तो उसके लिए हम लोग पेन किलर खाते हैं, क्या होता है 1-2 घंटे में ठीक हो जाता है। लेकिन क्या हम लोग वैक्सीन लेकर तुरंत ठीक हो जाते हैं 1-2 घंटे में? नहीं। वैक्सीन क्या करता है ना, वैक्सीन तुम्हारे बॉडी में जाके तुम्हारे बॉडी का जो इम्यूनिटी है उसको इनहेंस करता है, उसको बढ़ाता है, ताकि जो तुम्हारे बॉडी में ऑलरेडी वायरस या जो भी बैक्टीरिया प्रेजेंट है उसको वो मार सके। तो वैक्सीन कैसे बनाया जाता है? वैक्सीन को हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं? डेड, मरा हुआ, वीकेंड, कमजोर, या फिर फ्रैगमेंट, छोटा छोटा टुकड़ा ऑफ पैथोजेंस। मतलब मान लो कि तुमको कोविड हुआ था, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि किसी को कोविड हुआ था और उसको दिया गया है कोविड का वैक्सीन, ठीक है। तो उस वैक्सीन के अंदर क्या है? उस वैक्सीन के अंदर कोविड ही है, कोविड का जो वायरस है वही है उस वैक्सीन के अंदर, लेकिन किस फॉर्म में? वीक फॉर्म में, ऐसे फॉर्म में जो कि डिजीज कॉज ना कर सके, ठीक है, ऐसे फॉर्म में रहता है वो। जो हम लोग बैक्टीरिया या जो भी वायरस डालते हैं वैक्सीन के अंदर, वो ऐसे फॉर्म में हम लोग डालते हैं जिससे कि हमें कोई भी डिजीज, मतलब वो बॉडी में जाके कोई डिजीज कॉज ना कर सके। वो क्या करे, हमारा जो इम्यूनिटी है उसको इनहैंस कर सके, उसको ट्रिगर कर सके, ठीक है। अब ऐसा नहीं समझना कि मैम कोविड का वैक्सीन है तो हम ट्यूबरक्लोसिस का, मतलब कोविड वायरस हुआ तो हम ट्यूबरक्लोसिस का वैक्सीन ले लेते ठीक हो जाएंगे। नहीं, जिस चीज का तुमको, जो वायरस है उसी का तुमको वैक्सीन लेना पड़ेगा। अगर तुमको कोविड हुआ है तो कोविड वायरस का वैक्सीन लोगे, अगर तुमको ट्यूबरक्लोसिस है तुम ट्यूबरक्लोसिस का वैक्सीन लोगे। अगर मान लो तुमको कोई और बीमारी है, आजकल निफा वायरस जो है बहुत ज्यादा चर्चे में चल रहा है, ठीक है, तो अगर निफा वायरस का वैक्सीन कभी बनेगा तो उसके अंदर जो निफा वायरस है वही डाला जाएगा, लेकिन वीक और तुम्हारा डेड या फिर फ्रैगमेंट्स फॉर्म में, ठीक है। Now, administered to stimulate the body's immune system to produce antibiotics. Now, what is this? क्यों डालते हैं हम लोग? ये जो मैंने डाला डेड, वीकेड और फ्रैगमेंट्स ऑफ पैथोजन जो मैंने तुम्हारे बॉडी में इंजेक्ट किया, क्यों इंजेक्ट किया? ताकि हम लोग तुम्हारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसको स्टिमुलेट कर सके, उसको ट्रिगर कर सके, उसको जिंदा कर सके, जो सोया हुआ है उसको जगा सके, ठीक है। ताकि, और जब वो जागेगा तो क्या करेगा, जब तुम्हारे बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी सिस्टम है जब वो जागेगा तब वो क्या करेगा, तब वो प्रोड्यूस करेगा एंटीबॉडीज को, और फिर जो ये एंटीबॉडीज है ये जाकर के तुम्हारा जो वायरस है, जो भी पैथोजन है उसको जाकर के मारेगा, ठीक है।
वैक्सीनेशन प्रोवाइड्स आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी अगेंस्ट अ स्पेसिफिक डिजीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इससे सवाल बनता है कि वैक्सीन तुम्हारा पैसिव इम्यूनिटी देता है या एक्टिव इम्यूनिटी देता है। ये समझ लेना, वैक्सीन क्या प्रोवाइड करता है, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। मतलब इसको हम लोग आर्टिफिशियली प्रिपेयर कर रहे हैं। एक तो एक्टिव है, एक्टिव और पैसिव का डिफरेंस जान लो। एक्टिव इम्यूनिटी क्या होता है और पैसिव इम्यूनिटी क्या होता है। पैसिव इम्यूनिटी वो होता है जो हमारे बॉडी में बाय बर्थ प्रेजेंट है। बाय बर्थ प्रेजेंट है इन द सेंस क्या हो गया, मान लो कि तुम जो कोई छोटा बच्चा होता है, ठीक है, तो उसको जब मदर का दूध जब दिया जाता है उसको, तो क्या होता है, मदर के जो मिल्क में जो भी एंटीबायोटिक्स है वो उस बच्चे के अंदर जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, बच्चे का बचपन में ही मिल गया है, ठीक है। पैसिव इम्यूनिटी इसको तुम कह सकते हो, ये भी एक फॉर्म है, ठीक है। उसके अंदर भी बहुत सारा डिवीजन होता है। पैसिव इम्यूनिटी अगर मैं सिंपल भाषा में बताऊं, वो इम्यूनिटी जो हमारी बॉडी में पहले से ही प्रेजेंट है, ठीक है, जो हमारे बॉडी में हमारे बाय बर्थ प्रेजेंट है। एक्टिव इम्यूनिटी जो हम लोग बाद में लेते हैं, जैसे कि वैक्सीन बोल लो, ठीक है, किसी और के बॉडी से तुमको एंटीबायोटिक्स दिया जा रहा है, ये एक तरह का एक्टिव इम्यूनिटी हो गया। आर्टिफिशियल कब बोलोगे तुम, जब तुम बना रहे हो। मतलब एक्टिव इम्यूनिटी एक होता है जो कि हमारे बॉडी में ही आ रहा है, ठीक है। एक और एक्टिव इम्यूनिटी की ये भी फॉर्म में बता दूं कि बाद में बचपन में नहीं है, बाद में हमने डेवलप किया, ठीक है, बाद में हमने एक्टिव इम्यूनिटी को डेवलप किया। पैसिव इम्यूनिटी हमने बचपन से मतलब बाय बर्थ ही हमने उसको ले लिया था, ठीक है। लेकिन एक्टिव इम्यूनिटी क्या हुआ, हमारे पास बाद में आया, ठीक है। आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी क्या होता है, जो किसी और के बॉडी से, मतलब जैसे कि वैक्सीन क्या है, कोई और है, आर्टिफिशियली इसको हम प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम कहीं और मतलब लैब में बना रहे हैं, उसके बाद हम अपने अंदर उसको डाल रहे हैं। एक्टिव इम्यूनिटी में ही हुआ ना। आर्टिफिशियल का मतलब क्या हुआ, आर्टिफिशियल का मतलब हुआ कि हम इसको कहीं और तैयार किए हैं, लैब में प्रिपेयर किए, कहीं पे भी प्रिपेयर किया, और फिर उसके बाद हम उसको अपने अंदर डाल रहे हैं। इसीलिए हम लोग वैक्सीन को आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं। और स्पेसिफिक डिजीज के लिए हम लोग उसको लेते हैं। हर एक डिजीज के लिए अलग अलग वैक्सीन होता है बच्चा, ठीक है। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है वैक्सीन के बारे में, कि वैक्सीन क्या है ये आपने याद रखनी है, कैसे बनता है ये आपने याद रखनी है, वैक्सीन बन के क्या करता है हमारे बॉडी में ये आपने याद रखनी है, और वैक्सीन इज एन आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, ये कीवर्ड आपने याद रखनी है, ठीक है। इतना कर लोगे हो जाएगा। अब आ जाओ इम्यूनिटी की तरफ। इम्यूनिटी क्या होता है, इम्यूनिटी क्या है, इम्यूनिटी है ताकत। वो देखा है ग्लूकॉन डी, ठीक है, या फिर और भी बहुत सारा होता है ड्रिंक्स जो देते हैं, ठीक है, जो एनर्जी ड्रिंक होता है, पी लो बहुत ताकत आ जाएगा, तुम्हारा इम्यूनिटी अच्छा हो जाएगा, हर एक वायरस बैक्टीरिया से तुम लड़ सकते हो। तो क्या है वो इम्यूनिटी, इम्यूनिटी इज द बॉडीज एबिलिटी। इम्यूनिटी क्या है, तुम्हारे बॉडी का एबिलिटी है टू रेसिस्ट इंफेक्शन एंड डिजीज। तुम्हारे बॉडी का ऐसा एबिलिटी होता है इम्यूनिटी, जो कि क्या करता है, रेसिस्ट करता है, मतलब रोकता है। किसको रोकता है, इन्फेक्शन को और डिजीज को, कोई भी बाहर से, ठीक है। अब अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल बताऊं, इंडिया का बॉर्डर है, ठीक है, इंडिया का क्या है, बॉर्डर है, पाकिस्तान की तरफ है, चाइना की तरफ है। मान लो कि पाकिस्तान की तरफ से, ठीक है, पाकिस्तान की तरफ से आ रहा है कोई हमला करने के लिए, तो जो हमारा बॉर्डर है वहां पे क्या है, हमारे आर्मीज खड़े हैं, बीएसएफ खड़े हैं, आर्मी खड़े हैं, क्या करेंगे, उनको रोकेंगे, या आने देंगे कि नहीं अंदर आओ, रोकेंगे। तो वो जो रोक रहे हैं उनको अंदर आने के लिए, हम इंडिया के लिए वो जो पाकिस्तानीज है वो क्या है, फॉरेन मटेरियल है, फॉरेन है हमारे लिए, ठीक है, हमारे नहीं है, वो फॉरेन के लोग हैं, ठीक है। तो हम लोग उनको आने नहीं देंगे, रोकेंगे। या फिर अगर हम लोग जब बाहर से, ये तो वॉर का हो गया किस्सा, अगर मैं सिंपल किस्सा भी बताऊं, हम लोग जब किसी देश जाते हैं, ठीक है, तो हमारा पासपोर्ट चेक होता है कि ये कहाँ का सिटीजन है, क्या है ना, पासपोर्ट चेक होता है, क्योंकि हम अपने, अगर तुम इंडिया में ही ट्रैवल करोगे, जैसे तुम मान लो कोलकाता से दिल्ली जा रहे हो, तुम्हारा पासपोर्ट की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर तुम कोलकाता से अमेरिका जा रहे हो, कोरिया जा रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो, चाइना जा रहे हो, तो तुम्हारा पासपोर्ट चेक होगा, क्योंकि तुम वहां के सिटीजन नहीं हो। तो वो जो, और फिर अगर वॉर के केस में, ठीक है, वॉर के केस में जब कोई बाहर वाला हमारे पास जबरदस्ती घुसने की कोशिश करेगा, पाकिस्तानी हो या कोई भी हो, फॉरेन, अगर वो जबरदस्ती इंडिया में घुसने की कोशिश करेगा, तो क्या होगा, अटैक करेंगे, मारेंगे। वही कर रहा है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी एक बॉर्डर प्रोवाइड करता है। क्या करता है इम्यूनिटी, एक बॉर्डर प्रोवाइड करे कि अगर बॉडी के अंदर, बॉडी में जो अपना चीज है, अगर कोई बाहर का चीज आ रहा है अंदर से, कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया अगर मुझे बाहर से मेरे बॉडी के अंदर जा रहा है, तब क्या करेगा, तब उसको डिजीज करने से या फिर इंफेक्शन करने से रोकेगा, ठीक है। तब क्या करेगा, उसको डिजीज और इन्फेक्शन करने से रोकेगा। मतलब कोई बाहर का इंसान अगर मेरे बॉडी, मतलब बाहर का इंसान अगर कोई हमारे देश में घुसेगा, तो हम लोग उसको रोकेंगे। सेम कर रहा है इम्यूनिटी में, सेम हो रहा है। हमारा कोई फॉरेन पार्टिकल्स अगर हमारे बॉडी के अंदर आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको रेसिस्ट करेंगे, रोकेंगे। और किसकी हेल्प से रोकेंगे, इम्यूनिटी की हेल्प से। इम्यूनिटी क्या करता है, रोकता है, रेसिस्ट करता है इन्फेक्शन और डिजीज को। बाय एनी फॉरेन मटेरियल, कुछ भी हो जो हमारे बॉडी का नहीं है, वो पार्टिकल्स हमारे बॉडी का नहीं है, हमारा बॉडी उसको नहीं पहचानता है, वो बाहर वाला है, उसको मार देगा, ठीक है।
नाउ नेचुरल एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी, अभी जो मैं बता रही थी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, ठीक है, दो टाइप्स ऑफ, जैसे अभी मैंने ऊपर बताया था कि आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी क्या है, हम लोग जानेंगे, ठीक है। देखो दो तरह का इम्यूनिटी होता है बच्चे, कितने तरह का इम्यूनिटी होता है, दो तरीके का। एक होता है नेचुरल जिसको हम लोग इनेट बोलते हैं, एक होता है एक्वायर्ड जो हम लोग बाहर से लिए। नेचुरल इम्यूनिटी क्या होता है, कैसे प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, नॉन स्पेसिफिक डिफेंस, ये तुम्हारे अंदर बाय बर्थ प्रेजेंट है, ठीक है, ये तुम्हारे अंदर कैसे प्रेजेंट है, बाय बर्थ प्रेजेंट है, और इसका ना कोई स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म नहीं है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल बताऊं, स्किन बैरियर, स्टमक एसिड या फिर फीवर, हमारे स्किन है, ठीक है, ये भी एक तरह का डिफेंस प्रोवाइड करे, ये जो स्किन है ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बोलते हैं। अगर कोई भी वायरस पार्टिकल्स होता है, बैक्टीरिया होता है, वो सबसे पहले कहां से इन्फेक्ट करेगा, पहले स्किन से आने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे स्किन पूरा चारों तरफ से एकदम क्लियर है, तो यहाँ पे अगर कोई वायरस पार्टिकल आएगा तो अंदर तो नहीं जा पाएगा, क्योंकि स्किन क्या करे, एक लेयर प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये जो स्किन होता है ये तो हमारे पास बाय बर्थ है, किसी से हम लोग लेके नहीं आए उधारी में, ये हमारे पास क्या है, बाय बर्थ होता है, प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ। स्किन बैरियर, स्टमक एसिड, हम लोग जो खाना खाते हैं, मान लो इन केस खाने के साथ फुचका खाया, ठीक है, पापड़ी चाट खाया, कोई भी बाहर का ऑयली फूड खाया, अब वो लोग कैसे बना रहे तो हमें पता नहीं, ठीक है, तो मान लो उसके साथ कुछ खाने में हम लोग जो खाएं उसके साथ कुछ भी पैथोजन हमारे अंदर चला गया, ठीक है। अब क्या होगा, वो जो पैथोजन अंदर जाएगा, हमारे स्टमक में एक एसिड होता है जिसका नाम है HCl, ये बहुत ही एसिडिक इन्वायरमेंट क्रिएट कर देता है हमारे स्टमक में। तो क्या होता है, अगर कोई भी पैथोजन अंदर जाएगा ये एसिड क्या करेगा, उसको मार देगा, HCl क्या करेगा, मार देगा उसको। तो ये हमारे पास बाय बर्थ प्रेजेंट है, ऐसा नहीं कि नया नया लेके आया, ये एकदम प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ रहता है। और फीवर, फीवर को बहुत सारे लोग समझते हैं कि बीमारी हो गया, हमको बीमारी हो गया, नहीं, तुमको बीमारी नहीं हुआ है, तुम्हारे क्या होता है, तुम्हारे बॉडी में एक जंग चलती है। जैसे कि जब हमारा जो इंडिया पाकिस्तान का अगर कोई जंग हो रहा है, कोई अगर घुस रहा है बाहर में, या कोई भी हमारे इंडिया के ऊपर अटैक कर रहा है, तो क्या होगा, एक जंग चलेगा, तो वो जो जंग चलेगा उसका कुछ तो साइड इफेक्ट दिखेगा, तो वही साइड इफेक्ट होता है फीवर। जब हमारे बॉडी के अंदर कोई भी पैथोजन जो है वो घुस जाता है, और जब हमारे बॉडी का जो इम्यूनिटी है उसके साथ झगड़ा करता है, तो उस टाइम एक साइड इफेक्ट दिखता है, वो साइड इफेक्ट होता है फीवर का। वो साइड इफेक्ट किसका होता है, फीवर। ये हमारे अंदर शुरू से प्रेजेंट है। छोटा बच्चा को भी अगर तुम देखोगे, 2 महीना का बच्चा है या फिर 4-5 महीना का बच्चा या 3-4 दिन का ही बच्चा तुम देख लो, उसके पास भी तुमको ये सब देखने को मिलेगा। तो दिस इज द नेचुरल इम्यूनिटी। ये कौन सा इम्यूनिटी है बच्चा, नेचुरल। दूसरा होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेवलप्ड होता है ड्यूरिंग लाइफ टाइम स्पेसिफिक टू पैथोजन। ये जो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी ये डेवलप होता है, मतलब धीरे धीरे करके ये हमारी बॉडी में डेवलप होगा, बचपन से नहीं था, धीरे धीरे करके ये डेवलप होगा। और ये ना स्पेसिफिक होता है पैथोजन का, मतलब मान लो अलग अलग पैथोजन के लिए अलग अलग तुम्हारा इम्यूनिटी बनता है, ठीक है। जैसे कि गेटिंग सिक एंड रिकवरी, तुम अचानक से बीमार पड़े और तुम ठीक हो गए, तो ये क्या था, तुम जो बीमार पड़े, जिस रीजन से तुम बीमार पड़े, और फिर जो तुम रिकवर हुए अपने आप बिना कुछ मेडिसिन को, मान लो कुछ खुद ब खुद 2-3 दिन का फीवर आया, ठंडा वंडा लगा, कोल्ड वोल्ड हुआ, फिर तुमने देखा तुम ठीक हो गए, ठीक है। तो ये एक तरीके का क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, ठीक है। या फिर मान लो थ्रू वैक्सीनेशन, जैसे कि तुमको कोई भी बीमारी हुआ, फॉर एग्जांपल ले लो कोविड है किसी को, ठीक है, तो उसने वैक्सीन लिया, वो ठीक हो गया, अब उसको दोबारा कोविड अगर अटैक करेगा ना, अगर मान लो कि कोई, यहाँ पे एग्जांपल देते हैं, मान लो पर्सन 1 है, ठीक है, इसको क्या हुआ था, इसको कोविड हुआ था, ठीक है, इसको कोविड फर्स्ट टाइम हुआ है। इसको कोविड कब हुआ है, फर्स्ट टाइम हुआ है, इसको फर्स्ट टाइम बच्चा कोविड हुआ है, ठीक है। इसने क्या किया, इसने ले लिया वैक्सीन, इसने क्या किया, इसने ले लिया वैक्सीन, और इसके बाद इसको दोबारा से कोविड हुआ, इसके बाद इसको कोविड जो है वो फिर से हुआ, सेकेंड टाइम हुआ। तो जो फर्स्ट टाइम जितना डैमेज करेगा कोविड, फर्स्ट टाइम जितना डैमेज करेगा कोविड, सेकेंड टाइम कोविड उतना असरमंद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसकी बॉडी में ऑलरेडी वैक्सीन है उसको मारने के लिए, ठीक है, उसको मारने के लिए उसकी बॉडी में ऑलरेडी वैक्सीन है। वैक्सीन क्या करता है, हमारी बॉडी में एक मेमोरी डेवलप करता है कि अगर ये वाला पैथोजन दोबारा आए तो उसको ये वाले हथियार से मारना है, ठीक है, अगर ये वाला पैथोजन दोबारा है तो उसको ये वाला हथियार से मारना है। तो वैक्सीन क्या करता है, उसको मारता है, साथ साथ मेमोरी डेवलप करके रखता है, जिसकी वजह से अगर तुमको सेम बीमारी दोबारा हो, अगर तुमको सेम बीमारी दोबारा हो बच्चा, तो क्या होगा, तुमको वो बीमारी पहले वाले इतना इफेक्टिव नहीं होगा और बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। मतलब पहले बीमारी को अगर तुमको ठीक करने में महीनों लगा है, तो दूसरी बार अगर तुमको सेम बीमारी होगा तुम 2-3 दिन में ठीक हो जाओगे, ठीक है, हफ्ते भर में तुम ठीक हो जाओगे। तो वैक्सीन ये भी करता है, राइट, थ्रू वैक्सीनेशन। ये कैसे हुआ, ये एक तरह का एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, तुमने धीरे धीरे अपने लाइफ टाइम डेवलप किया। अब अगर तुमको 10 साल में, मतलब कभी भी एक बार हो जाए, हम लोग को बचपन में जब हम लोग छोटे होते हैं तो हमें इंजेक्शन दिया जाता है, पोलियो का वैक्सीन पड़ता है ना, हेपेटाइटिस का वैक्सीन पड़ता है, चिकन पॉक्स का वैक्सीन पड़ता है। बहुत लोगों को क्या होता है, चिकन पॉक्स हो जाता है।
आई डोंट नो तुम लोगों को पढ़ा है नहीं, जब मेरे को पढ़ा था चिकन पॉक्स वैक्सीन क्या हुआ था, मुझे फिर से चिकन पॉक्स हुआ था, ठीक है। और मेरी एक बहन थी, मेरी छोटी बहन है, उसको चिकन पॉक्स का वैक्सीन नहीं पड़ा था, उसको भी चिकन पॉक्स हुआ था। मेरा चिकन पॉक्स 4 दिन में ठीक हो गया था और मेरे पूरे बॉडी में दाग नहीं भर गया था, और ना ही मेरे बॉडी में उसका दाग रह गया था, क्योंकि मेरे बॉडी में ऑलरेडी वैक्सीन है, मैंने लिया है चिकन पॉक्स का वैक्सीन, तो मेरा बॉडी में उतना असर वो नहीं दे पाया। लेकिन जो मेरी सिस्टर थी उसने नहीं लिया था, तो उसके बॉडी में पूरी तरह मतलब हर एक जगह सुई रखने का जगह नहीं है, इतना ज्यादा चिकन पॉक्स हो गया था, और थोड़ा दाग भी था, फिर बाद में वो ठीक हो गया, ठीक है। तो ये क्या होता है, वैक्सीनेशन क्या करता है, डिजीज या फिर इन्फेक्शन को उतनी जोर से तुम पे होगा, इन्फेक्शन डिजीज होगा लेकिन उतनी जोर से हावी नहीं होने देगा, जल्दी उसको खत्म कर देगा, ठीक है। आई होप सो कि इतना तक तुम लोग को क्लियर हो गया हो। आ जाओ नीचे, अब आ जाओ नीचे। अब हम लोग बात करेंगे एंटीजेंस एंड एंटीबॉडीज के बारे में। एंटीजेंस क्या होते हैं और एंटीबॉडीज क्या होते हैं। एंटीजेंस ही वो है जिनके बारे में मैं अभी तक बात करी थी, वो जो बाहर से आ रहे हैं, जो हमारे देश के नहीं है, बाहर से आ रहे हैं, यानी कि अ फॉरेन सब्सटेंस, ठीक है, बाहर से आया हुआ कोई चीज, ऑफन अ प्रोटीन और अ पैथोजन। एंटीजन कैन बी प्रोटीन, एंटीजन प्रोटीन्स भी हो सकता है, मतलब वो प्रोटीन जो हमारे बॉडी ने तैयार नहीं किया है, हमारा बॉडी उसे नहीं पहचानता है, ठीक है, कोई फॉरेन प्रोटीन या फिर कोई फॉरेन पैथोजन, आइदर इट कैन बी बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, कुछ भी, ठीक है, जो कि बाहर से आया है। That triggers an immune response, जो कि क्या कर रहा है, बाहर से आ गया, हमारा जो इम्यून रिस्पॉन्स है उसको ट्रिगर कर रहा है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, उसको एंटीजन बोलते हैं। एंटीबॉडी क्या है, एंटीबॉडी क्या है, ये देखो, एंटीबॉडी क्या, एंटीबायोटिक्स हम लोग खाते हैं जब हमें फीवर होता है, क्या है वो, वाई शेप प्रोटीन। ये कैसा प्रोटीन होता है, वाई शेप का, वाई शेप का प्रोटीन होता है, प्रोड्यूस बाय बी लिम्फोसाइट्स, यानी कि इसको बी सेल्स, हमारे बॉडी में एक सेल्स होता है, इसको हम लोग बोलते हैं बी सेल्स, ठीक है, बी लिम्फोसाइट सेल्स। ये क्या करता है, ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है, ठीक है, इन रिस्पॉन्स टू अ स्पेसिफिक एंटीजन। कब एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा, कोई एक एंटीजन आया, ठीक है, उसके रिस्पॉन्स में, स्पेसिफिक एंटीजन के रिस्पॉन्स में एक स्पेसिफिक एंटीबॉडीज होता है। जैसे कि मान लो कोविड है, कोविड का एंटीजन आया, कोविड का एंटीजन आया बच्चा, कोविड का एंटीजन आया बच्चा, तो इसके रिस्पॉन्स में जो एंटीबॉडी बनेगा, इसके रिस्पॉन्स में जो एंटीबॉडी बनेगा वो भी सेम ही होगा, कोविड का ही बनेगा। किसका बनेगा, कोविड का ही बनेगा। अगर कोई और डिफरेंस वायरस हो गया उसके लिए आएगा तो उसका जो एंटीबॉडी बनेगा, अलग अलग एंटीजन के लिए अलग अलग एंटीबॉडी, मतलब सबका अपना अपना स्पेसिफिक होता है, ठीक है। इट न्यूट्रलाइज और डिस्ट्रॉय द पैथोजन। एंटीबॉडी का फंक्शन क्या है, एंटीबॉडी का फंक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, एंटीबॉडी का फंक्शन क्या है, एंटीबॉडी क्या करता है, वो जो पैथोजन, जो एंटीजन जो बाहर से आया उसको न्यूट्रलाइज करेगा, मतलब उसको पूरा खत्म कर देगा, ठीक है, या फिर उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, या तो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, मतलब जो उसका ताकत जो भी उसका है, जिस तरीके से वो डिजीज कॉज कर सकता था उसको पूरा हटा देगा, मतलब जो उसका रीजन था डिजीज कॉज करने का उसको पूरा हटा देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, या फिर उसको पूरा मार फाड़ के बाहर निकाल के फेंक देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है, किल कर देगा, ओके ना। यहां तक था। अब आ जाओ सेकेंड पार्ट की तरफ। ये था हमारा माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी में हमने क्या क्या पढ़ा, माइक्रोब्स के बारे में पढ़ा, ठीक है, यूजफुल कैसे होते हैं, हार्मफुल कौन से होते हैं, डिजीज कितने तरह का है, वैक्सीन्स क्या होते हैं, उसके बाद हमने इम्यूनिटी पढ़ा, कितने टाइप्स ऑफ इम्यूनिटीज है, एंटीबॉडीज पढ़ा हमने, एंटीजन पढ़ा हमने, और जो मैंने पढ़ाया ये सब इंपॉर्टेंट है, इनसे आ सकता है सवाल, ठीक है। और ये जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा लाइक सीवीएलटी के लिए नहीं है, एएनएम जीएनएम बोलो, नर्सिंग बोलो, कोई भी गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम बोलो, जहाँ पे बेसिक साइंस, बेसिक बायोलॉजी से क्वेश्चन आता है, ये टॉपिक आ सकता है। इवन अगर तुम लोग क्लास 12 का भी उसको देख रहे हो तो वो भी तुमको ईजी होगा, कोई बोर्ड्स दे रहा है तो उसके लिए भी आसान है, ठीक है, ये एक रिविजन टाइप के लिए तुम लोग उसको ले लो। अब आ जाओ बायोटेक्नोलॉजी की तरफ, बायोटेक्नोलॉजी की तरफ। यहाँ पे लाइक फ्रीक्वेंट एमसीक्यूज, यहाँ से मतलब फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस आते हैं बायोटेक्नोलॉजी से। बायोटेक्नोलॉजी क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है, टेक्नोलॉजी आते ही लगता है कि ये तो इंजीनियरिंग के बारे में बात हो रही है, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी एक नया फील्ड है, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, बायो को यूज करते हैं इन टेक्नोलॉजी। मतलब क्या किया तुमने, बायो को यूज किया टेक्नोलॉजी में। कैसे यूज करोगे बायो को टेक्नोलॉजी में, क्या है बायोटेक्नोलॉजी, इज द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोटेक्नोलॉजी क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज करना और देयर प्रोडक्ट्स, या तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज करो या फिर उनके प्रोडक्ट्स का यूज करो टू डेवलप यूजफुल प्रोडक्ट्स। मतलब तुमने क्या किया है बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से, या तो तुमने लिविंग थिंग का यूज किया या फिर उनके प्रोडक्ट का यूज किया और उसको यूज करके कोई एक नया ही प्रोडक्ट बनाया जो कि हमारे लिए जरूरत है। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर एक और टॉपिक होता है जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग, और ये फील्ड जो है आजकल बहुत ही ज्यादा फील्ड चल रहा है। बायोटेक्नोलॉजी बेसिकली एक रिसर्च फील्ड है, अगर किसी को शौक है रिसर्च में जाने का तो उसके लिए ये फील्ड बहुत अच्छा फील्ड है। बायोटेक्नोलॉजी लेके बीएससी भी होता है, मास्टर्स भी होता है, ठीक है, तो इंसान कर सकता है।
बायोटेक्नोलॉजी में एक फील्ड होता है, इसको हम लोग बोलते हैं, टॉपिक्स है, जो कि होता है हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? द डायरेक्ट मैनिपुलेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जीन्स यूजिंग लैबोरेटरी टेक्निक्स। मतलब क्या कह रहे हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म का जीन्स है, जीन्स में हमारा क्या होता है, सिंपल बताओ, जीन में हमारा क्या होता है? या फिर अगर मैं जेनेटिक्स की बात करूं, जेनेटिक्स की अगर मैं बात करूं, जेनेटिक की बात करूं, जेनेटिक मटेरियल की अगर मैं बात करूं, तो हमारे जेनेटिक मटेरियल में क्या है? ह्यूमन का अगर मैं बोलूं हमारा जेनेटिक मटेरियल क्या है? मेन है डीएनए, ठीक है, डीएनए हमारा क्या है? जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, तुम क्या करोगे, मान लो तुम मेरा डीएनए करो, मेरा जो डीएनए है उसको थोड़ा ऑल्टर करोगे, थोड़ा मैनिपुलेट करोगे, कुछ नया बनाने की कोशिश करोगे, ठीक है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग हम लोग यही करते हैं, डायरेक्ट मैनिपुलेशन करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीन्स का। कैसे उसको यूज, मतलब किस तरीके से करेंगे? बाय यूजिंग लैबोरेटरी टेक्निक, मतलब लैब का कुछ टेक्निक्स है जिसको यूज करके किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो जीन है उसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। मान लो उसके जीन का कुछ इस तरीके का सीक्वेंस था, ATGC ATCC ऐसे करके कुछ सीक्वेंस था, इसको हम बदल देंगे, इसको हम बोलेंगे नहीं, हम इसको उल्टा लिखेंगे, इसको हम उल्टा कर देंगे। तो ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? चेंज किया, कुछ उसका सीक्वेंस था, हम उसको चेंज किया, ठीक है, उसका कुछ सीक्वेंस था, हम उसको चेंज किया। तो यही होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग का एक और बात पढ़ना है, दैट द प्रोसेस, इसमें जो प्रोसेस होता है ये इन्वॉल्व करता है आइसोलेटिंग अ जीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। ये किस तरीके से करोगे तुम जेनेटिक इंजीनियरिंग? क्या प्रोसेस होता है? सबसे पहले जो तुम्हारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, जो भी जीन, जो स्पेसिफिक जीन है, कोई स्पेसिफिक सीक्वेंस, जैसे कि मान लो हमको ये वाला जीन लेना था, ये जो जीन था ये हमको लेना था, ठीक है। तो ये जीन को तुम क्या करोगे, इसको पहले चूज करोगे, क्या तुमको स्पेसिफिक जीन यही चाहिए, तुम उसको आइसोलेट करोगे, निकालोगे, ठीक है, पहले उसको आइसोलेट करना होता है, फिर इसको इंसर्ट करना होता है इनटू अ वेक्टर। उसको तुमने निकाला, निकाल के तुम उसको किसी वेक्टर के अंदर फिर उसको इंजेक्ट करोगे, इंसर्ट करोगे। ऑफ एन अ प्लाज्मिड फ्रॉम बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का जो प्लाज्मिड होता है उसमें हम लोग इंजेक्ट करते हैं। नाउ व्हाट इज प्लाज्मिड? बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर याद है, ये वाला था बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर मैंने क्या बोला था, उसके पास अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है। मान लो उसका खुद का क्रोमोसोम, ठीक है, मान लो बैक्टीरिया का खुद का क्रोमोसोम, ठीक है, बैक्टीरिया खुद का क्रोमोसोम, साथ ही साथ बैक्टीरिया के पास एक और क्रोमोसोम होता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मिड। ये जो प्लाज्मिड होता है बच्चा, ये बैक्टीरिया का अपना क्रोमोसोम नहीं होता है, ठीक है, ये एक तरह का कॉपी है, मतलब उसका खुद का क्रोमोसोम नहीं है, लेकिन बैक्टीरिया के अंदर ही प्रेजेंट होता है। अगर ये नहीं भी प्रेजेंट रहेगा तो भी उसको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसी प्लाज्मिड को यूज करते हैं फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग। हम लोग क्या करते हैं, इस प्लाज्मिड को निकालते हैं, इस प्लाज्मिड को क्या करते हैं, आइसोलेट करते हैं, इस प्लाज्मिड को आइसोलेट करते हैं, आइसोलेट करके जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट था, जीन ऑफ इंटरेस्ट जो था हमारा, ठीक है, उसमें जाकर के हम लोग क्या करते हैं, उसको इंसर्ट करते हैं। मतलब इस प्लाज्मिड को मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ इंसर्ट करते हैं और ये क्या बन जाता है, एक वेक्टर, एक तरह का वेक्टर बनता है। वेक्टर क्या करता है, कैरी करता है। वेक्टर का काम क्या है, वेक्टर का फंक्शन क्या होता है, कैरी करना। तो ये भी क्या कर रहा है, कैरी कर रहा है, प्लाज्मिड क्या कर रहा है, कैरी कर रहा है हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या करते हैं, एंड ट्रांसफरिंग द वेक्टर इनटू अ होस्ट ऑर्गेनिज्म, और फिर उस वेक्टर को हम लोग एक होस्ट के अंदर, जिसके अंदर हमको जीन को चेंज करना है, उसके अंदर हम लोग डालते हैं। मतलब मान लो सिंपल भाषा में, मेरा जीन है, या सिंपल बताओ तो कोई एक शीप है, ठीक है, कोई एक शीप है, शीप का तुमने जीन, शीप का जीन तुमको मेरे अंदर डालना है। अब तुम उसको कैसे डालोगे मेरे अंदर, क्या करोगे तुम, शीप का जीन को सबसे पहले, जो जीन तुमको मेरे अंदर डालना है उस जीन को पहले तुम निकालोगे, स्पेसिफिक जीन, तुम्हारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको तुम शीप के अंदर से आइसोलेट करोगे, ठीक है। तुमने क्या किया, उसको आइसोलेट किया, मैं यहाँ पे लिख के दिखा रही हूँ तो ज्यादा ईजी होगा। मान लो कि यहाँ पे कोई एक शीप है, ठीक है, मान लो कोई एक शीप है और यहाँ पे कोई एक ह्यूमन है, ठीक है, यहाँ पे कोई एक शीप है बच्चा और यहाँ पे कोई एक ह्यूमन है। तुमने क्या किया, शीप के अंदर कोई एक जीन है, ठीक है, जिसको तुमको ट्रांसफर करना है मेरे अंदर, एक ह्यूमन के अंदर। इस जीन को तुम्हें क्या करना है, ट्रांसफर करना है। कहाँ ट्रांसफर करना है बच्चा, ह्यूमन में तुमको इसको ट्रांसफर करना है। अब तुम कैसे ट्रांसफर करोगे, इस जीन को सबसे पहले तुम क्या करोगे, आइसोलेट करोगे। इस जीन को सबसे पहले तुम क्या करोगे, आइसोलेट करोगे। मतलब तुमको जो जीन चाहिए तुम उस जीन को आइसोलेट करोगे। उस जीन को आइसोलेट करने के बाद तुम क्या करोगे, ये जीन जब तुम्हारा आइसोलेट हो जाएगा तब तुम क्या करोगे, तब तुम इनको इंसर्ट करोगे, तब तुम इनको इंसर्ट करोगे इनटू अ वेक्टर में। और ये वेक्टर कौन हो सकता है, प्लाज्मिड, ठीक है। मान लो ये तुम्हारा जीन था, मान लो ये तुम्हारा जीन था, ठीक है, और ये तुम्हारा वेक्टर है। मान लो ये तुम्हारा जीन है और मान लो ये तुम्हारा वेक्टर है, ठीक है, मान लो ये तुम्हारा वेक्टर है। अब तुमने क्या किया, अब तुमने क्या किया,
ठीक है, अब तुमने क्या किया, मान लो ये तुम्हारा वेक्टर था, ठीक है, ये तुम्हारा वेक्टर है, ये कौन है, ये है तुम्हारा वेक्टर और ये है तुम्हारा जीन। तुमको इस जीन को इस वेक्टर के अंदर इंसर्ट करना है। कैसे इंसर्ट करोगे, तुम क्या करोगे, ये जो वेक्टर था इसके अंदर तुम इस जीन को घुसा दोगे। कैसे घुसाएंगे मैम, इस तरीके से सिंपल फॉर्म में इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से सिंपल फॉर्म में इसको मैंने क्या किया, इंसर्ट कर दिया। ये जो तुम्हारा वेक्टर था इसके अंदर मैंने इस जीन को क्या किया, इंसर्ट कर दिया। तो ये देखो, ये वेक्टर और जीन मतलब प्लाज्मिड, ये जो वेक्टर था ये किसका वेक्टर था, ये प्लाज्मिड का वेक्टर था, ये एक तरीके का प्लाज्मिड था बच्चा। इसको मैंने क्या किया, इस जीन के साथ में इंसर्ट कर दिया, इंसर्ट हो गया, ये बन गया मेरा एक प्रॉपर वेक्टर। ये क्या बन गया, ये मेरा एक प्रॉपर वेक्टर बन गया। अब जो मेरा ये वेक्टर है इसको हम ह्यूमन के अंदर डाल देंगे, इसको हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, ह्यूमन के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। फिर जो भी हम कोऑर्डिनेशन देखना था वो हम देख लेंगे। ठीक है, तो ये होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग, हम लोग ये इस प्रोसेस से काम करते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस से हम लोग काम करते हैं। ओके, एक और चीज जान लो, दैट जेनेटिक इंजीनियरिंग क्रिएट्स रिकॉम्बिनेंट डीएनए, यानी कि आरडीएनए एंड जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जिनको जीएमओज बोलते हैं। ये जो डीएनए बनेगा, अब जो ये वेक्टर जब इस ह्यूमन के अंदर जाएगा और फिर इसके बाद एक जो नया डीएनए बनेगा उस डीएनए को हम लोग बोलेंगे आरडीएनए, यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनता है। ये जो हम लोग एक डीएनए यहाँ पे जो ऑल्टर करके जो बनाएंगे, यहाँ पे एक नया डीएनए बनता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या करता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्रिएट करता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए को और साथ साथ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स क्या हुआ बच्चा, हमने कोई एक शीप से एक नया ही कोई और शीप बना दिया। तुम लोगों ने सुना होगा बीटी क्रॉप्स के बारे में, बीटी कॉटन, बीटी क्रॉप, ये क्या है, ये एक जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, एक तरह का प्लांट है। ठीक है, प्लांट जो कॉटन का जो प्लांट होता था ना, कॉटन जो प्लांट होता था उसमें क्या होता था, हम लोग क्या देखते थे कि बहुत ज्यादा कीड़ा जो उसके ऊपर अटैक करता था। कौन सा कीड़ा, बीटी कीड़ा था, बैसिलस thuringiensis। ठीक है, बैसिलस thuringiensis बोल के कीड़ा था जो बहुत ज्यादा उसके ऊपर अटैक करके उसको मार देता था। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने उसको ऐसे मॉडिफाई कर दिया उस प्लांट को कि वो कीड़ा जो है उसको अटैक ही नहीं कर पाएगा। तो पूरा एक प्लांट नया हो गया ना, नेचुरल वे में जो था, मतलब जो तुम नेचुरल है, कोई एक नेचुरल चीज को तुमने मॉडिफाई कर दिया, इसको हम लोग बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। क्योंकि उसका जो डीएनए था उसके साथ हमने क्या किया, खेल किया। उसकी बॉडी का जो डीएनए था उसको मैंने इधर उधर करके थोड़ा सा घुमा फिरा दिया, अलग कर दिया, जो सीक्वेंस उसको मैंने इधर उधर कर दिया, तो उससे एक नया ही ऑर्गेनिज्म बन गया। इसको हम लोग बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो जीन जो है तुम्हारा जेनेटिक इंजीनियरिंग है, ये इस अभी जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग आज के दौर पे बहुत ही ज्यादा है, मतलब इसका जो आज के दौर पे अगर मैं इसको बोलूंगी ना, सबसे हाईएस्ट लाइक स्टडी, हाईएस्ट प्रायोरिटी है अभी। ठीक है, रिसर्च वगैरह के लिए। ठीक है, अब आ जाओ डीएनए की तरफ। इसको तो हम लोग सब जानते हैं, डीएनए एंड आरएनए की तरफ। डीएनए क्या होता है, डीएनए का फुल फॉर्म अगर मैं बोलूं तो क्या है बच्चा, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या है डीएनए, क्या है, ठीक है, DNA is the molecule that carries the genetic instruction used in the growth, development, functioning and reproduction of all known organisms. डीएनए क्या करता है, डीएनए का क्या फंक्शन है, डीएनए क्या करता है, ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि क्या कैरी करता है, तुम्हारा जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, तुम्हारा जीन का इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, जो कि किसके लिए यूज करते हैं हम लोग, ग्रोथ के लिए यूज करते हैं, रिप्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं, डेवलपमेंट के लिए यूज करते हैं, फंक्शनिंग के लिए यूज करते हैं, और हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर डीएनए होता है। ठीक है, एंड इट फॉर्म्स अ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। डीएनए का जो स्ट्रक्चर है बच्चा, वो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है डीएनए का। ठीक है, और डीएनए के अंदर में तुमको क्या दिखेगा, डीएनए के अंदर में तुमको एक शुगर दिखेगा, एक शुगर मॉलिक्यूल होगा, एक फॉस्फेट का ग्रुप होगा, और साथ साथ एक तुम्हारा न्यूक्लियोटाइड होगा। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड है ये 4 फॉर्म में डिवाइड होता है, ए टी जी सी। ए का मतलब होता है एडिनोसाइन, टी का मतलब होता है थाइमाइन, जी हो गया तुम्हारा गुआनाइन, और सी हो गया तुम्हारा साइटोसाइन। इन चारों बेस पेयर को, ये चारों बेस पेयर्स को मिला करके एक डीएनए बनता है। मतलब डीएनए के अंदर में क्या होता है, मान लो एक तरफ ए रहेगा, ए टी, ए हमेशा किसके साथ मिलेगा, ए बॉन्ड बनाता है टी के साथ, जी बॉन्ड बनाता है सी के साथ। ए टी का ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, कितना हाइड्रोजन बॉन्ड होता है,
ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है बच्चा, और GC के अंदर में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। एक दूसरे के साथ ये लोग क्या करते हैं, मिले रहते हैं, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर मैं इनका बॉन्ड दिखाऊं तो देखो इस तरीके से इनका बॉन्ड है, सिंपल दिखाती हूँ इनका बॉन्ड। ये देखो, मान लो ये A है, ये T है, इन दोनों के बीच में से ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है। फिर मान लो ये G है, ये C है, बीच में से डबल बॉन्ड, फिर A फिर T, इस तरीके से पूरा स्ट्रक्चर में ये लोग मिले रहते हैं, ठीक है। इस तरीके से पूरा ये लोग डबल हेलिक्स एक दूसरे के साथ अटैच रहते हैं। ये है एक प्रॉपर DNA, ठीक है, ये है एक प्रॉपर DNA बच्चा। ये देखो DNA का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, देख पा रहे हो, देख पा रहे हो DNA का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। विजिबल है DNA का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। DNA का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर देखो, एक हेलिक्स जो है बच्चा, एक हेलिक्स जो है बच्चा, वो तुम्हारा यहाँ से शुरू हुआ है। ये देखो एक हेलिक्स जो है, ये पूरा एक राउंड इधर आके खत्म हुआ, ठीक है, एक राउंड इधर आके खत्म हुआ, एक राउंड तुम्हारा इधर आके खत्म हुआ, दूसरा राउंड जो है, दूसरा राउंड जो है वो तुम्हारा इधर आके खत्म होगा, दूसरा राउंड जो है वो तुम्हारा इधर आगे खत्म होगा। एक तरफ देखो, इधर 3 प्राइम से लेके 5 प्राइम, ये जो ब्लू वाला है ये 3 प्राइम से 5 प्राइम चल रहा है, ये 5 प्राइम से 3 प्राइम चल रहा है। मतलब DNA का स्ट्रक्चर मैं इधर ड्रॉ करूं, अगर मैं इधर ड्रॉ करूं, मान लो ये तुम्हारा 3 प्राइम से 5 प्राइम होगा, और फिर एक दूसरा आएगा, एक दूसरा आएगा जो कि तुम्हारा इधर बनेगा, जो कि तुम्हारा 5 प्राइम से लेके 3 प्राइम होगा, मतलब ऑपोजिट में। ये हो गया एक उसका प्रॉपर डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। इज दैट क्लियर? क्या होता है, ये देखो, ये उनके बीच का एक, मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया है, ठीक है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब ये वाला यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये एक टर्न हुआ, ऐसे जो घुमा, मतलब ऐसे करके जो घुमा, ये एक टर्न हुआ, मतलब एक स्पाइरल कॉइल हुआ जो कि 3 से 4 mm का होता है, ठीक है, 3 से 4 mm का होता है, देख लो, ठीक है। इसके बाद ये देखो इनके बीच का बॉन्ड, G और C के बीच देखो, गुआनाइन और साइटोसाइन के बीच में देखो तुमको तीन हाइड्रोजन बॉन्ड दिखता होगा। ये क्या है बच्चा, दिस इज द हाइड्रोजन बॉन्ड। और कितना हाइड्रोजन बॉन्ड है ये, ट्रिपल। फिर देखो T और A के बीच में डबल है, ठीक है, AT, यहाँ पे भी डबल ही होगा, नहीं ड्रॉ हुआ, डबल ट्रिपल डबल ट्रिपल डबल ट्रिपल, ऐसे करके पूरा ये देखो पूरा बेस पेयर जो है भरा हुआ है, पूरा बेस पेयर भरा हुआ है। और जो ये रेड वाला और ये जो ब्लू वाला पार्ट है, इसको हम लोग शुगर और फॉस्फेट का बैकबोन बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब ये जो येलो वाला पार्ट है, ये तुम्हारा शुगर प्लस फॉस्फेट का बैकबोन है, चाहे ये येलो वाला बोलो और इवन ये रेड वाला भी, ये रेड वाला भी शुगर प्लस फॉस्फेट का बैकबोन है बच्चा, ठीक है, शुगर प्लस फॉस्फेट का बैकबोन है। और इनके बीच में इस तरीके से, इनके बीच में इस तरीके से ATGC ATGC ATGC, AT के बीच डबल, इसके बीच में ट्रिपल, फिर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ऐसे करके पूरा भरा रहता है, ठीक है, ऐसे करके पूरा क्या रहता है, भरा हुआ रहता है। ये तो हो गया तुम्हारा एक प्रॉपर डायग्राम, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा एक प्रॉपर डायग्राम फॉर DNA। ये DNA का एक डायग्राम होता है, इसको देख लेना, ठीक है। अब आ जाओ नीचे, ये देखो यहाँ पे मैंने बोला था एडेनाइन थाइमाइन गुआनाइन साइटोसाइन, एडेनाइन थाइमाइन गुआनाइन साइटोसाइन। ए से क्या है, एडेनाइन, टी थाइमाइन, जी गुआनाइन, सी साइटोसाइन। दिस इज द बेस पेयर, यहाँ तक मैंने बता दिया ना। अब आ जाओ आरएनए की तरफ, ये तो हो गया DNA के बारे में बात कंप्लीट। अब आ जाओ आरएनए की तरफ। आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। वो क्या था, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, मतलब उसका जो राइबोन्यूक्लियस है उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। डीऑक्सी, डीऑक्सी का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, मतलब DNA में ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। आरएनए का क्या नाम है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए क्या होता है, आरएनए इज प्राइमरली इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। आरएनए का फंक्शन क्या है, आरएनए क्या करता है, प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। प्रोटीन का सिंथेसिस जो है वो बच्चा कौन करता है, आरएनए करता है, ठीक है। प्रोटीन का सिंथेसिस कौन करता है, आरएनए करता है। यानी कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, कभी भी पढ़ा ही होगा, सेंट्रल डॉग्मा पढ़ा है, किस किस ने पढ़ा है सेंट्रल डॉग्मा। सेंट्रल डॉग्मा में क्या होता है, सबसे पहले होता है रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन, फिर होता है ट्रांसक्रिप्शन, और फिर होता है ट्रांसलेशन। ये हमने पढ़ा है। रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन क्या होता है, डीएनए से आरएनए बनता है। यहाँ पे क्या हुआ, डीएनए था, अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे होगा तुम्हारा जो डीएनए है,
यहाँ पे जो तुम्हारा डीएनए है, डीएनए से बनेगा आरएनए और फिर आरएनए से बनेगा प्रोटीन। आरएनए से क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। ठीक है, डीएनए से आरएनए बनेगा, डीएनए से बनेगा तुम्हारा आरएनए और आरएनए से बनेगा प्रोटीन। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही हो रहा है। प्रोटीन बनाने के लिए 2 स्टेप का काम पड़ता है, एक तुम्हारा ट्रांसक्रिप्शन और एक तुम्हारा ट्रांसलेशन। तो आरएनए जो है इसी में काम करता है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, मतलब प्रोटीन बनाने के लिए। ठीक है, इट इज यूजुअली सिंगल स्ट्रैंडेड। डीएनए हमारा डबल स्ट्रैंडेड होता है, आरएनए हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। आरएनए हमारा कैसा होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। ठीक है, एंड आरएनए से प्रोटीन बनाने के लिए यहाँ पे एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए होता है, ये भी काम करता है। ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ा है 10th 12th में, आप लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, अब आ जाओ जीएम क्रॉप्स की तरफ, जो कि था हमारा जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। अब आ जाओ बच्चा, आज का लास्ट टॉपिक जो कि होने वाला है जीएम क्रॉप्स। आज का लास्ट टॉपिक क्या है हमारा? लास्ट टॉपिक क्या होने वाला हमारा? जीएम क्रॉप्स, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। जैसे कि अभी मैंने तुम्हें बताया था बीटी कॉटन के बारे में, तो ये क्या होता है? देखो, प्लांट हुज जेनेटिक मटेरियल हैज बीन ऑल्टर्ड टू पोजेस डिजायरेबल ट्रेट। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स क्या होते हैं? वो प्लांट्स, ठीक है, जिनका मैंने क्या किया है, उनका जेनेटिक को मैंने क्या किया? ऑल्टर किया है, चेंज किया है, और उनके पास कुछ नया ट्रेट देखने को हमको मिलेगा। मतलब हम क्या करेंगे, उनका जो नॉर्मल जीन था, उनका वो जो नॉर्मल प्लांट थे, उनका जो जीन है मैंने उनको ऑल्टर करेंगे, मतलब मैं उनका जीन को थोड़ा सा चेंज करूंगी और हमको उनके अंदर नया कैरेक्टर देखने को मिलेगा, नया ट्रेट देखने को मिलेगा। उसी को बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। फॉर एग्जाम्पल, पेस्ट रेजिस्टेंस, क्या क्या देखने को मिलेगा, क्या क्या ट्रेट हमको देखने को चाहिए? पेस्ट रेजिस्टेंस मतलब कोई भी पेस्ट अटैक कर रहा है उसके ऊपर तो उससे वो रेजिस्ट है, मतलब कोई भी पेस्ट अटैक करेगा उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पेस्ट रेजिस्टेंस, इंक्रीज्ड यील्ड, मतलब बहुत ज्यादा यील्ड, मतलब बहुत ज्यादा क्रॉप ग्रो हो रहा है। ठीक है, एंड हर्बिसाइड टॉलरेंस, कोई भी हर्ब डाला, कोई भी हर्बिसाइड आया, उसको वो इजीली टॉलरेट कर पाए। क्योंकि जो नॉर्मल प्लांट होते हैं ना, उनके पास पेस्ट रेजिस्टेंस नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जो कि यील्ड अच्छा नहीं कर पाते हैं, या बहुत सारे ऐसे प्लांट हो जो कि हर्बिसाइड टॉलरेंस नहीं होता है। तो ये 3 कैरेक्टर एक ही प्लांट के अंदर आ जाए, उसमें हम क्या करेंगे, उसका जीन को थोड़ा ऑल्टर कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, बीटी कॉटन, जो कि मैंने बताया था, contain a gene from bacterium bacillus thuringiensis that provide resistance against insect pest। बीटी कॉटन क्या है? बीटी कॉटन एक ऐसा प्लांट है जिनके अंदर में जीन है। किसका जीन है? एक बैक्टीरिया का जीन है, जिस बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस thuringiensis, यानी कि बीटी, यानी कि बीटी बैक्टीरिया का, बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया का इसके पास में जीन है जो किसको क्या प्रोवाइड कर रहा है बच्चा? रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है अगेंस्ट इंसेक्ट पेस्ट। इंसेक्ट का जो होता है, जो इंसेक्ट है, ठीक है, इंसेक्ट जो उसके ऊपर अटैक करेगा, उसका अटैक से उसको रेजिस्ट करने के लिए ये वाला जो जीन है उसको हेल्प करता है। ठीक है, आज के लिए हमारा इतना ही था। आज जो हमने 2 टॉपिक पढ़ा, हमारा इतना ही था। माइक्रोबायोलॉजी वाला कोर हमने पढ़ लिया और हमने बायोटेक्नोलॉजी पढ़ा। आज की क्लास हमने 2 टॉपिक कवर किया। बाकी का जो आप ये टॉपिक देख रहे हो, ये सब भी हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, ये सब भी टॉपिक हम लोग कवर करेंगे और ऊपर से भी जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा वो हम लोग कवर कर लेंगे। टोटल 25 पेजेस का आपको देखने को मिल रहा है जो कि हम लोग कवर करेंगे। अब बच्चों, मैं आपको कुछ बात बताना चाहती हूँ। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं, हमारा ऑलरेडी जो बैचेस है, हमारा जो बैचेस है वो चल रहा है। कौन कौन सा बैचेस चल रहा है? एक तो हमारा नर्सिंग के लिए जो बैच है, नर्सिंग के लिए जो बैच है जो कि 2026, ये जो नर्सिंग बैच है, ये तुम्हारा आलिया यूनिवर्सिटी का जो नर्सिंग एग्जाम होता है वो बोलो, एएनएम जीएनएम बोलो, जेनपास का बोलो, ठीक है, एम्स का बोलो, ठीक है, जितना भी टाइप ऑफ नर्सिंग एग्जाम्स है, ये बैच सबके लिए। ठीक है, इस बैच का नाम है तुम्हारा स्टार नर्सिंग बैच। इस बैच का नाम है स्टार नर्सिंग बैच। इस बैच में क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, ऑलरेडी ऑनगोइंग क्लासेस है, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो अगर कोई नर्सिंग एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहा है तो। साथ ही साथ हम लोग बीबीएमबीए का बैच और आलिया यूनिवर्सिटी बोलो और कहीं का बोलो वहां का, फिर उसके बाद तुम्हारा बीटेक का बैच, बीटेक के लिए बैच कॉलेज लेवल का, ठीक है, वो बैच भी हमारा चल रहा है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कलकत्ता यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस एग्जाम जो कि 2026 में होने वाला है, उसका भी जो बैच है हमारा लीगल बैच बोल के है, लीगल बैच बोल के, वो भी बैच आपका ऑनगोइंग है। ये सब बैच चल रहा है। इवन हम लोग सेमेस्टर क्लासेस जो होता है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी का जो सेमेस्टर क्लासेस होता है उसके लिए भी हमारा बैच जो है वो भी ऑनगोइंग है। तो इतने सारे बैचेस आपको मिल रहे हैं, क्लासेस ऑलरेडी चल चुकी है और ये जो सारे नोट्स है ये सब आपको बैच में अवेलेबल मिल जाएंगे। ठीक है, और अगर ऐसे भी किसी को चाहिए तो बोलना, हम लोग दे देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नीचे हमारा डिस्क्रिप्शन दिया है, मतलब नीचे आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे, वहाँ पे व्हाट्सएप नंबर, चैनल के बारे में सब कुछ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। जाओ, जाकर के चेकआउट करो, सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट कर देना। ठीक है, चलो बाय बाय गाइस, टाटा।